नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संतोष सर मैथ्स में। आज से क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट की शुरुआत कर रहा हूं। पहले जो चैप्टर्स आपने देखे हैं उसमें चैप्टर पूरे नहीं थे, मतलब या तो किसी चैप्टर का बेसिक आपको मिला था या किसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। लेकिन आज की क्लास में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट से संबंधित जो बेसिक है वो कंप्लीटली मिलेगा। प्लस में कल की क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज जो 1.1 है वो कंप्लीटली मिलेगी। ऐसे करते करते आगे फिर चैप्टर नंबर सेकंड आएगा, चैप्टर नंबर थर्ड। मतलब ये है कि नंबर वाइज से आप इस चैनल पर अब स्टडी कर सकते हो। तो देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं की जानकारी अगर हम लें तो वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर बोला जाता है। रियल नंबर हम बोलते हैं वास्तविक संख्याओं, इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, और इनको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है सब। अब ये जो चैप्टर पढ़ोगे आप, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, कुछ नंबर्स हैं उनका ज्ञान होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ उन नंबर्स के बारे में जो इस चैप्टर में बारी बारी से काम आएंगे। इस चैप्टर में भी आएंगे, आगे कुछ चैप्टर हैं उनमें भी उपयोग में लिए जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, यहाँ पे आप लोग उन नंबर्स को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसमें एक चलेगा आपके पूर्ण संख्याएं। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास करूंगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, हम पता कैसे करें। और सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। थर्ड इसमें पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या। फोर्थ पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्या। वैसे तो अभाज्य संख्या की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या तक आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो परिमेय संख्या तक आप देख लीजिए। देखिए, पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से ये जो सारी संख्याएं होती हैं ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्या की बात करें तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 से 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक जाएंगे। अब यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट बात आती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को आपको विशेष प्रकार से ध्यान पूर्वक पढ़ना है। कोई भी विद्यार्थी अगर ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि जो परिमेय संख्या वो पढ़े तो वो विशेष प्रकार से ध्यान रखते हुए पढ़े, क्योंकि ये परिमेय संख्या है ना, ये बहुत इंपोर्टेंट है। इससे संबंधित आपके 1% आएगा ही आएगा, इस साल भी आएगा, मतलब हर साल आता है इससे संबंधित। और ये परिमेय संख्या अगर किसी को नहीं आती है तो वो प्रश्न भी सॉल्व नहीं होता है। अगर वो रट के जा सकता है उस प्रश्न को तो सॉल्व कर सकता है, अन्यथा अगर वो समझता है क्वेश्चंस और उसको परिमेय संख्या का ज्ञान नहीं है तो वो क्वेश्चंस उसे समझ में नहीं आता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या अगर आप पढ़ रहे हो तो विशेष प्रकार से ध्यान में रखते हुए पढ़ना। इसमें आपके 3 कंडीशन लगती है परिमेय संख्या में। पहली कंडीशन ये होती है कि जो भी आप संख्या लो वो p/n
क्यू के रूप की होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये लगती है कि साथ जो क्यू का मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये लगती है कि P और जो Q होते हैं वो दोनों होने चाहिए पूर्णांक, वो दोनों होने चाहिए पूर्णांक, प्लस में होनी चाहिए सहभाज्य संख्या। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है साहब। यहाँ पे मैंने लिखा है कि P बटा Q के रूप की संख्या होनी चाहिए। इतना आपने पढ़ा हुआ है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये भी आपने पढ़ रखा है। P बटा Q होना चाहिए पूर्णांक, इतना भी पढ़ रखा होगा किसी किसी बच्चे ने। प्लस में P और Q सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये सर हमने नहीं पढ़ा, बस नहीं पढ़ा तो मात खा जाते हो आप। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पूर्णांक का मतलब तो होता है पूरा अंक, भाई P और Q पूरे अंक होने चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सहभाज्य संख्या का मतलब है कि P और Q है आपके पास दो संख्याएं, P और Q है आपके पास प्रेजेंट में, तो P और Q में से अगर आप कॉमन निकालो, अगर आप कॉमन ले तो आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक। मतलब P और Q ऐसी संख्या है जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ये है कि P में सिर्फ P का भाग जाता है, Q में Q का भाग जाता है। हो सकता है P में किसी और संख्या का भी भाग जाता हो, लेकिन P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन आएगा तो सिर्फ एक आएगा, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये परिमेय संख्या है, तो इसको मैं स्टार लगाऊंगा। स्टार इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। और ये जो सहभाज्य संख्या वाली है यहाँ पे परिमेय संख्या में, ये ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। कुछ आपको अभी आइडिया नहीं है कि कितनी इंपोर्टेंट है, ये जब आगे कंपटीशन लेवल में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अभी इतना सा तो आपको नॉलेज ऑलरेडी है, तो आप फर्स्ट चैप्टर आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि फर्स्ट चैप्टर में आपसे पूछेगा क्या क्या। पहली बात कि साहब 1.1 में क्या है, 1.2 में क्या है, किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये मेरे को बता दो। तो साहब किसी चैप्टर में है ना, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पूछेगा, उनके बारे में हम डिटेल से बिल्कुल 1 बाय 1 करते हुए हर प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि जो आपकी 1.1 है, नई किताब की बात कर रहा हूँ, नई किताब लिख देता हूं मैं, नई किताब के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। जो आपकी 1.1 है इसमें आपके एक तो HCF पूछता है, एक LCM पूछता है। इसके अलावा 1.1 में कुछ भी नहीं है। HCF पूछता है, LCM पूछता है, एक और चीज पूछ लेता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पूछ लेता है। तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं, HCF हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, नहीं भी सीखा हुआ तो हम सिखा देंगे। LCM कोई दिक्कत नहीं, अगर होगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखा दूंगा। अभाज्य गुणन ये दोनों आते तो ये भी आता ही है। HCF का अपन हिंदी में बोलते हैं तो मैं से बोलते हैं, और LCM को बोलते हैं ले। इनके बारे में डिटेल से प्रत्येक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर फर्स्ट है, ये लेक्चर फर्स्ट है। कल आपको लेक्चर सेकंड मिलेगा, परसों आपको लेक्चर थर्ड मिलेगा, और कंटिन्यूटी के तरीके से मिलेगा भाई। एक भी दिन मिस नहीं होगा। कंटिन्यूटी के तरीके से आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके 14 तक के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवाऊंगा मैं। जहां तक हो सकेगा वहां तक 2 महीने में मैं लगभग पूरी किताब आपको
प्रोवाइड करवा दूंगा, सारी किताब का सॉल्यूशन। अब आगे चले, HCF एलसीएम पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, प्लस में फिर आप आ जाओ 1.2 के अंतर्गत। ये मैं नई किताब के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, नई किताब, ठीक है। और पुरानी किताब में 1.1 को 1.2 दे रखा है और 1.2 को 1.3 दे रखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब जो 1.2 है यहां से प्रश्न आता ही आता है और यहां से अपने को एक ही प्रश्न पूछेगा, एक ही टाइप के प्रश्न है। हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। हो सकता है यहाँ पे √5 नहीं पूछे, √3 पूछ ले, हो सकता है √2 पूछ ले, हो सकता है इसके स्थान पे हमें पूछ ले 3 + 2 √5, हो सकता है ये नहीं पूछे, इसके स्थान पे पूछ ले 6 √2, ऐसा नहीं पूछे, हो सकता है ऐसा पूछ ले 1/√5। तो ये सारे जो प्रश्न है ना, ये मैं बहुत आसानी से और बहुत ही शानदार तरीके से करवाने वाला हूं आपको। बस आप लोग चैनल के साथ रहिए। तो ये आपके 1.2 में है। अब HCF एलसीएम आपको पता है, अभाज्य गुणनखंड आपको पता है। अब एक बार मैं इनसे संबंधित एक एक प्रश्न आपको करवाने की कोशिश करता हूं, आप देखना शानदार तरीके से आप HCF एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड और ये अंडर वाली संख्याओं को आसानी से कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन HCF एलसीएम और अंडर वाली संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर HCF एलसीएम आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सबसे पहले उस बच्चे के लिए विभाजकता के नियम सीखने पड़ते हैं। उसको विभाजकता के नियम बहुत आसान है, आपको ज्यादा याद नहीं रखने हैं, 2-3 विभाजकता के नियम याद रखने हैं। एक जैसे पहला है 2 का नियम, एक तो ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है 3 का नियम, एक आपको याद रखना है 4 का नियम। वैसे तो ये काम नहीं आएगा, फिर भी याद रख लेना। और एक याद रखना है 5 का नियम। ये बहुत ही आसान से नियम है, आप 1% भी कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप देखते चलो। 2 का नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या है, ध्यान देना, अगर कोई संख्या है आपके पास और संख्या में आपके पास इकाई का अंक देखना है, आपको संख्या है और वहां पे जो इकाई का अंक है वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। मतलब ये है कोई संख्या है आपके पास और उसमें इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 है, तो आपको बिना सोचे समझे उस संख्या को 2 से विभाजित कर देना है, मतलब 2 का भाग दे देना है उसमें, बिना सोचे समझे। अगर कोई संख्या है और उसमें 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक नजर आ रहा है तो बिना सोचे समझे हम उस संख्या को 2 से डिवाइड कर देंगे। पहला नियम। 3 का नियम यह है कि अगर आपके पास कोई संख्या है, कोई भी संख्या आ गई, जैसे मैंने दे दिया एक संख्या 111। अब सर इसके इकाई का अंक तो 1 नजर आ रहा है, मतलब इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 का देंगे। और 3 का देने के लिए हमें 3 का नियम पता होना चाहिए। हमें क्या पता कि इस संख्या में 3 का पूरा भाग जाएगा, तो इस संख्या में 3 का पूरा भाग जाए
इसको देखने के लिए 3 का नियम आना जरूरी है, और 3 का नियम बहुत आसान है। 3 का नियम ये कहता है कि जो भी आपके पास संख्या है उसके जितने भी अंक हैं सबको जोड़ दो। तो सर संख्या में 1 2 3 अंक है, तीनों को जोड़ दो। ये लो साहब जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या आया? जोड़ने पर तो 1 2 3 आया। अब ये देखो कि जोड़ने पर क्या आया है, और जोड़ने पर जो संख्या आई है उसमें अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में ही 3 का भाग जाएगा। तो सर जोड़ने पर 3 आया और मुझे पता चल गया कि 3 तो 3 से डिवाइड होता ही होता है ना पूरा पूरा। इसका मतलब 111 में 3 का भाग 4। ऐसे देखते हैं 3। अब 4 का कैसे देखते हैं? जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं कि सर आपके पास कोई संख्या आ गई, जैसे 8 4 3 2 1 5 7 8 8। मैंने कहा कि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? मुझे देख के बता दो। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर इतनी बड़ी संख्या है, हमें 4 का नियम पता होता तो हम देख के बता देते, लेकिन अभी तक हमें 4 का नियम नहीं पता, इसलिए हम देख के नहीं बता सकते। तो हमें 4 का नियम जानना बहुत जरूरी है। तो 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट वाली जो 2 संख्याएं हैं, लास्ट वाले 2 अंक हैं, अगर उनमें 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में ही 4 का भाग जाएगा। तो सर 1 1 4 गुना 8 4 गुना 8 आ रहा हूं 2 मिनट में आना। 4 गुना 8 4 गुना 8 22 बार जाता है 88 में। इसका मतलब है कि सर लास्ट वाले 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में ही 4 का भाग जाता है। और 5 का नियम तो शायद आपको याद ही होगा। 5 का नियम तो बहुत आसान है। अगर आपके पास कोई संख्या है और संख्या का जो इकाई का अंक है वो अगर 0 है या फिर 5 है तो उस संख्या में पूरा पूरा 5 का भाग जाता है। तो ये आपको विभाजिकता के नियम याद रखने हैं, इनके अलावा कुछ आपसे पूछेगा नहीं। और अब मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है वो करवाने वाला हूं। इसके बाद तुरंत अब वही करवाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहली प्रश्नावली का वो प्रश्न हर बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बार बार आता है। तो आप क्लास छोड़ के मत जाइएगा, वो पूरा प्रश्न आप समझने का प्रयास करना। आपको पता चलेगा कि कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था और कितनी आसानी से आपने समझ लिया। दोस्तों प्रश्न है आपके पास कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये प्रश्न है आपके पास। और ये मैं ये कहूंगा कि अगर मैं पेपर बनाता तो ये प्रश्न तो देता ही देता। इतना इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, इतना इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और इसको करने का तरीका इतना आसान है, आप समझने का प्रयास करना, आप भूलोगे नहीं कभी। मैं इतना प्यार से और इतनी प्रेम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखना कि सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आए आपको, कह दे कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √2 आ सकता है, ऐसे चेंज होके आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले तो आपको इसका अपोजिट मान लेना है। जो सिद्ध करना है ना उसका अपोजिट आपको मान लेना है। तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या। मान लिया परिमेय संख्या, उल्टा मान लिया इसका। अपरिमेय सिद्ध करना था और हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब
अगर परिमेय संख्या है तो सर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन p बटा q के रूप की होनी चाहिए, आप देखिए अभी। दूसरी कंडीशन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन p और जो q रहते हैं वो दोनों के दोनों रहते हैं पूर्णांक, प्लस में दोनों की दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती हैं। दोनों की दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती हैं, ये अपन ने सीखा। अब अगर ये √3 परिमेय संख्या है तो ये p बटा q के रूप की होगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अतः √ जो 3 है वो p बटा q के रूप का होगा। ये q है, भाग में इसको इधर लेके आऊंगा, गुणा में हो जाएगा, तो सर ये q √3 बराबर हो जाएगा p। सर मेरे को इतना पता है कि √3 है वो अपरिमेय संख्या है वास्तव में, लेकिन अपने को सिद्ध करके दिखाना है। √ वाली संख्या जो √ से बाहर नहीं आती वो अपरिमेय संख्या होती है। तो सर ये अपरिमेय है, इसको परिमेय अपन मान चुके हैं, तो इसको परिमेय बनाएंगे। और परिमेय कब बनेगी, जब ये √ हट जाएगा। √ कब हटेगा, जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो q का वर्ग करेंगे तो q² हो जाएगा, √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा p का p²। अब ये 3 है, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो q² बराबर हो जाएगा p² बटे 3। अब एक बात आप हमेशा याद रखना, किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होती है। जैसे यहां पे समझो आप कि 3 का वर्ग है और बट्टे में 3 है, तो 3 का वर्ग है। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 गुणा 3 होता है, बट्टे में क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल, कितनी बार गया 3 के वर्ग में, 3 का भाग 3 बार। अगर मैं ये वर्ग हटा दूं तो ऊपर सिर्फ 3 ही बचता है, नीचे भी 3 है, तो 3 में 3 का भाग 1 बार। मतलब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित था तो वह अकेली संख्या वर्ग हटाने के बाद जो संख्या बनती है वो भी उस संख्या से विभाजित होती है। तो सर इससे इसका क्या मतलब, इससे इसका ये मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि p² 3 से विभाजित है। 3 से क्या है, विभाजित है। तो p भी 3 से विभाजित होगा, p भी 3 से विभाजित होगा। अब सर ये p² 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो p का मान मैं कुछ भी ले सकता हूं ना जो 3 से विभाजित हो, ऐसा कोई ना ले सकता हूं भाई। p है वो 3 से विभाजित है, इसका मतलब p के स्थान पे ऐसा कोई मान है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, और 3 का पूरा पूरा भाग तो 3 के जो मल्टीपल होते हैं, जो गुणांक होते हैं उन्हीं में जाता है, जो गुणज होते हैं उन्हीं में जाता है। जैसे 3 का भाग 3 में जाता है, पूरा पूरा 3 का भाग 3 गुना 6 में जाता है, 3 तिया 9 में पूरा पूरा जाता है, 3 चौक 12 में पूरा पूरा जाता है। तो सर अगर मैं p के स्थान पे 3r रख दूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा जाएगा। तो मान लिया मैंने कि p बराबर 3r है, तो सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि q² बराबर p² का मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, और r का स्क्वायर मतलब r² और बट्टे में क्या है 3, काट देता हूँ, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब q² का जो मान आया है वो आया है 3r² और r² इधर रख लो, 3 को इधर भेज दो, तो सर q² बट्टे में आ जाएगा 3 बराबर में आएगा
आर स्क्वायर। सर अभी अभी आपने लिखा है कि टी स्क्वायर बटे 3 था, तो ऐसा कुछ लिखा, तो क्यू स्क्वायर 3 में क्या लिखोगे? सर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है, अगर कोई संख्या, समझने की बात अभी है बस, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो P और Q दोनों कैसी संख्याएं होंगी? सहभाज्य संख्या। और सहभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं आने का मतलब है कि P में किसी और संख्या का भाग जाएगा, Q में किसी और संख्या का भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो P भी किससे विभाजित है? 3 से, मतलब P में भी 3 का भाग जा रहा है और Q में भी 3 का ही भाग जा रहा है। सेम संख्या का भाग चला गया, सेम संख्या का भाग चला गया, तो संख्या सहभाज्य नहीं है, और सहभाज्य नहीं है तो परिमेय भी नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। तो सर हमारे द्वारा जो मानी गई अवधारणा थी, हमने ये माना था कि ये संख्या परिमेय है, तो सर ये परिमेय तो है ही नहीं, ये तो गलत हो गई। परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय। तो हम लास्ट में ये लिखेंगे, अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा का विरोधाभास होता है। अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके, ये शायद एग्जांपल्स का क्वेश्चन है कोई। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट करो चैनल को, इस वीडियो को लाइक भी करना, अपने जो दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को भेजना, ताकि वो लोग भी एग्जाम के समय अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।